ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने पास रफ कॉपी और पेन रख लें। अच्छा, आज के लेक्चर में मोस्टली इसकी डेफिनेशंस होंगी और कुछ क्वेश्चंस होंगे। डेफिनेशन जो इस पूरे चैप्टर में वेक्टर और 3D में यूज होने वाली है ना, वो सारी डेफिनेशंस आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर किसको कहते हैं? कुछ कुछ चीजें तो आपको आती होंगी क्योंकि फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़ते हो ना, तो मैथ्स में थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ चीजों में आपको चेंज मिलेगा, तो वो आप देखना आगे। तो स्केलर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, पता है सबको ये तो। इट इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो स्केलर, जैसे टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और स्पीड ले लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी को हम वेक्टर मानते हैं। ठीक है, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, और मास हो गया, ऐसे एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनका बस मैग्नीट्यूड ही मैटर करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, और उनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन है? करण सिंह, माइक ऑफ करो अपना बेटा। वेक्टर की डेफिनेशन है इट इज अ क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें आपको बताइए। ठीक है, तो दो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। स्केलर की डेफिनेशन होती है इट इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वेक्टर की डेफिनेशन होती है इट इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर में। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमें मैथ्स में काम आएंगे। सबसे पहला है इसमें जीरो वेक्टर। इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। नाम से ही समझ आ रहा है जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो सकती है, इसलिए उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। जो जीरो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इसीलिए उसको बोला जाता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला एक पॉइंट ए है मेरे पास। ठीक है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे से, उसके कोऑर्डिनेट को हम स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट कैसे डिनोट करते हैं? जैसे अगर हम 2 डायमेंशन में तो 1, 2 से ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन में होंगे तो हम क्या करेंगे? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अगर डिनोट कर रहे हैं उसको हम 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि ए वेक्टर है जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट्स होंगे। तो ए वेक्टर अगर मैं लिखता हूं, इसका क्या मतलब होता है कि मैं ए से चला और ए पर ही एंड हो गया। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये जो ऊपर एरो लगाते हैं ना, इसकी डायरेक्शन भी लगाते हैं। वैसे तो जनरली हम शॉर्टकट में ऐसे एक बस एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ आ गया? जीरो वेक्टर क्या होगा? वो बस पॉइंट जो होगा उसको भी जीरो वेक्टर बोला जा सकता है क्योंकि हम उस पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पर एंड हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि 3 वेक्टर आपने ऐड किए, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ठीक है, आप ए पॉइंट से चले और घूमकर ए पर ही आ गए, तो क्या हुआ? ए वेक्टर हुआ, फिर उसमें बी वेक्टर ऐड हुआ, फिर सी वेक्टर ऐड हुआ,
ए ऐड हुआ, बी ऐड हुआ और सी ऐड हुआ, और फाइनली आप कहाँ पर आ गए, उसी पोजीशन पर आ गए, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो ही, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है ए बी और से मान लो सी लिखा हुआ है, यहाँ पर अब मैंने ए जो ए बी लेंथ है उसको ए वेक्टर मान लिया, और जो बी सी लेंथ है उसको बी वेक्टर मान लिया, और जो सी ए वेक्टर है उसको सी वेक्टर मान लिया। कई बार क्या होगा, वेक्टर के दो तरीके से यूज किया जाता है, वेक्टर को पॉइंट को भी डिनोट कर दिया जाता है, जैसे इसमें मैंने पॉइंट से डिनोट कर दिया, यहाँ पे हमने उसकी जो साइड है उसको डिनोट कर दिया, तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है बस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेकंड वेक्टर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, इसके बारे में आप डिस्कशन कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो पोजीशन बताता है, मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताएगा, तो किसी के रिस्पेक्ट में बताता है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो पोजीशन वेक्टर डिफाइंस, ऐसा लिख देते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर डिफाइंस द पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने ऐसा बोला कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है, जो आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होंगे 3D में, वो एक राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करेंगे, जैसे आई क्रॉस जे के होना चाहिए, वो आपको आता होगा ना राइट हैंड रूल से, जैसे आप इसको और इसके साथ क्रॉस करोगे तो आउट ऑफ द प्लेन जाओगे, तो ये अगर इसका यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के जो लॉन्ग यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है के कैप है, तो यहाँ से देखने में समझ आ रहा है कि आई क्रॉस जे के होगा, ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा ये वाला वेक्टर जो है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। अब मान लो कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है से A1 A2 A3, तो अगर मैं बोलता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो वो क्या होगा, ओ ए, तो ओ ए वेक्टर जो है इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, तो इसको इससे ज्वाइन करो पहले, तो ये जो है ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट ए का, तो ये किसके बराबर आएगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात है, ओरिजिन से किसी वेक्टर को ज्वाइन कर दोगे तो वो आपको क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर बताएगा। अब जैसे हमने इससे पहले ए वेक्टर भी लिखा था, मान लो अगर मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूँ, तो जो ए बी वेक्टर होता है इसका क्या मतलब होता है, मैं ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जैसे मान लो ऐसा है हमारे पास, ये ए है और ये बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं A1 A2 A3, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं B1 B2 B3, तो जब हम ए बी वेक्टर लिख रहे हैं तो हम ऐसे बोलते थे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि वही बनेगा, तो क्या करते हैं, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो हमें पता है कि भाई ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के बराबर आएगा ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अभी यहाँ पर ओ ए वेक्टर, यहाँ पे ए बी वेक्टर निकाल लेना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर आएगा यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ओ बी वेक्टर आएगा। अगर ये नहीं पता है किसी को तो अभी मैं डिराइव करने वाला हूँ थोड़ी देर में कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है। तो ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ओ बी वेक्टर के बराबर आएगा, तो ए बी वेक्टर आपका किसके बराबर बन रहा है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये लिखा है मैंने, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए बी वेक्टर को क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बस समझ आ गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है हमारे पास, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है, माइनस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो इसको हम फाइनली बोल देते हैं B1 माइनस A1 आई कैप
प्लस B2 माइनस A2 जे कैप प्लस B3 माइनस A3 के कैप। तो ए बी वेक्टर को हम शॉर्टकट में से याद रख लेते हैं कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपको। ए बी वेक्टर को कैसे ध्यान में रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, यहां तक सबको ऑल क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो, ये इमोजी बना दो। किसी को कुछ भी पूछना है तो चैट बॉक्स में लिखो या माइक ऑन करके बोलो। अभी मैंने आपको दो ही चीजें बताई हैं, इससे पहले मैंने बताया स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, फिर बताया जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो वो उसका पोजीशन वेक्टर देगा। ठीक है, तो जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ए की लोकेशन में से ओरिजिन की लोकेशन को माइनस कर दो। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, अगर ए बी वेक्टर बोल रहे हैं तो ए बी वेक्टर निकालना है हमें, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। ठीक है, चलो सबको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जब भी बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is वन। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is वन। बस सिंपल हो गया। तो अब जैसे मान लो आपको कोई भी वेक्टर देगा, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, अब वो देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, इसका हम एक मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ, मतलब वो डिस्टेंस होता है उसका ओरिजिन से। तो जैसे चलो ये भी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट प्लॉट कैसे होगा, एक्स के अलॉन्ग इसके यूनिट्स टू हैं तो मतलब ये वन हो गया, टू हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 2 0 0। ठीक है, फिर वाई के अलॉन्ग थ्री है तो ये 1 2 3, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा 0 0 3 0। ठीक है, तो अगर आप इस प्लेन पर अब जाओगे एक्स और वाई पर, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा 2 3 0। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड का कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। अब आपको यहाँ से बाहर की डायरेक्शन में जाना है, कितनी डायरेक्शन में जाना है, सिक्स पर जाना है। तो जब आप ऐसे आउट ऑफ द प्लेन जाओगे तो यहाँ कहीं आउट ऑफ द प्लेन ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा 2 3 6। समझ आ गया ना ये प्लॉट कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब जो ये पॉइंट है इसका मैग्नीट्यूड ओरिजिन से हमें देखना है, मतलब वो उसका क्या मतलब हो गया, ये जैसे ए वेक्टर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर, तो मतलब ये ओ ए वेक्टर है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड देखना है तो वो आप कैसे देखोगे, ये ए पॉइंट है आपका और ये ओ पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो आपका ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 4 + 36 + 9 49 का अंडर रूट 7। ठीक है, तो अब मेरे को यूनिट वेक्टर जब भी बनाना है तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं कैप से। जैसे ये वेक्टर है, ये इसमें लाइन लगा हुआ है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, ये प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, अगर मैं यूनिट वेक्टर ए, उसको हम लिखेंगे ए कैप, इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, तो जो ए कैप होगा वो किसके बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड वन होगा। अब मैग्नीट्यूड वन बनाना है तो हम लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड 7 था तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, एक और चीज जो ध्यान रखनी है, अब जो वेक्टर होता है ना उसकी डायरेक्शन, उसके ये जो टर्म्स होती है ना 2 3 6, यही उसकी डायरेक्शन बताती है। वेक्टर अपने आप में दो चीजें बताता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन।
तो जो 2 3 6 है वो उसकी डायरेक्शन को बता ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है उसके साथ नेगेटिव लगा दिया, 2 के साथ नेगेटिव लगा दिया, 3 के साथ नेगेटिव लगा दिया, वो फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मतलब 2i 3j 6k जो है ये वाला वेक्टर ऑब्वियसली 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7 के बराबर नहीं है। ये बात तो समझ आती होगी सब लोग को, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है आपस में, बट 2 3 6 उसकी कुछ डायरेक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, 2 माइनस 3 6 कुछ अलग डायरेक्शन होगी, -2 -3 -6 उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर समझ आया होगा। एक चीज और आपको क्या ध्यान रखनी है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा होता है आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जो होता है वो हमारा होता है जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस जो होता है वो होता है के कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। ठीक है, अब जो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है उसको अगर हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 0 0। ये 1 0 0 लिखने का मतलब हो गया आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। मैं मतलब आई जे के कम लिखूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा। इसका मतलब अंडरस्टूड है। 1 0 0 का क्या मतलब है, 1 0 0 का मतलब है 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, अब जैसे जे कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 0 1 0। इसका क्या मतलब हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हो गई, यूनिट वेक्टर का मतलब समझ आ गया। क्या करना है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस सिंपल है। डेफिनेशन क्या है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्री वेक्टर। ठीक है, तो फ्री वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, उसका आपने इनिशियल पॉइंट डिफाइन नहीं किया। ठीक है, जनरली हम मान लो ऐसा बोल देते हैं, जैसे ए वेक्टर है, मैंने उसको बोला 2i कैप प्लस, ये वाला वेक्टर हम ज्यादा यूज करेंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड याद रहता है हमें, 7 होता है इसका मैग्नीट्यूड, 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब मैंने ऐसा बोल दिया और उसको स्मॉल से डिनोट कर दिया। अब इसमें एक एम्बिगुइटी ये है, कई बार क्या होगा, ये जो ए वेक्टर है ये आपको पॉइंट मानना पड़ेगा। अब मान लो मैंने बोल दिया कि इट इज अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो आप इसको पॉइंट मान के चलोगे। अब मैंने मान लो बोल दिया कि एक फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर को भी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब फ्री वेक्टर है तो इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, मान लो ये ऐसा वेक्टर बन गया, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर जिसका जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब अगर मैं बोलूंगा ये ट्राइंगल का पॉइंट है तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, तो उसमें आप ए वेक्टर ऐसे लिखोगे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, एक चीज ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि अगर वो स्मॉल ए वेक्टर लिख रहा है उसको आपको फ्री वेक्टर मानना है कि उसको पॉइंट मानना है। पॉइंट मानने के पीछे भी वो एक्चुअली में वेक्टर ही होता है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो वेक्टर ही तो है वो पोजीशन वेक्टर हो जाता है। तो बेसिकली 2i प्लस 3j प्लस 6k है तो वेक्टर, बट उसको हम पॉइंट, अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या होगा, इसको जीरो को हम पिक्चर में नहीं लेकर आते, क्योंकि अब मान लो आपको जैसे सेंट्रोइड निकालना है तो हम अभी डिराइव करेंगे कि वो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ही आएगा, सेम जैसा आपका 2 डायमेंशन में आता था। तो उसमें आपको जीरो को पिक्चर में लेके आने की जरूरत ही नहीं है, उसको पॉइंट मान के क्वेश्चन हो जाता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ए वेक्टर पॉइंट दिया होगा प्रॉब्लम में तो उसको पॉइंट मान लेंगे, अगर वो फ्री वेक्टर कह रहा होगा या वेक्टर की तरह ट्रीट कह रहा होगा तो हम उसको वेक्टर मान लेंगे। जैसे इस केस में अब ये ए वेक्टर जो है मेरा फ्री वेक्टर है, अब इसका इनिशियल पॉइंट डिफाइंड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं ये पॉइंट 1 1 1 लेता हूं, अगर मैंने ये पॉइंट 1 1 ले लिया तो ये वाला पॉइंट मेरा 3 4 7 आ जाएगा। ठीक है,
अब मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि इसको उठा के मैंने 0 0 0 पे बिठा दिया, मान लो ये मैंने 0 0 0 पे बिठा दिया। अब जब मैंने इसको 0 0 0 पे बिठाया तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा 2 3 6 आ जाएगा। तो जब मैं कभी भी किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो उस वेक्टर को मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो अब फ्री वेक्टर की अच्छी चीज ये होती है, अब ये सब चीजें बनाई हुई है हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमें जो क्वेश्चंस करने हैं उस कन्वीनियंस के लिए हमने बनाई हुई है। अब जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर ये ए वेक्टर को आप फ्री वेक्टर मान लेते हो तो आप इसको उठा के, इस वाले वेक्टर को उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो। क्यों भाई, इसका इनिशियल पॉइंट डिफाइंड नहीं है, इसको उठा के कहीं पे भी रखो। इसको उठा के आप इनफैक्ट यहाँ पे भी रख सकते हो। बस क्या करना है, जब भी आप उठा के उसको मूव कर रहे हो उसकी डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन ही वो है। भाई वेक्टर में अगर आपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अगर अलग कर दिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और लिख देता हूँ इससे इससे रिलेटेड। फ्री वेक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एटसेट्रा, ट्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फ्री वेक्टर कैन बी मूव्ड anywhere in the 3D space by keeping magnitude and direction same। लॉजिकल सी बात है, भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आप चेंज करोगे नहीं। ठीक है, तो फ्री वेक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। फ्री वेक्टर कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन द 3D स्पेस। तो जो फ्री वेक्टर है आप उसको उठा के कहीं पर भी लेके जा सकते हो क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बट उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इससे आपको और क्या फायदा होगा, आप देखो जब आप क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होगे ना उसमें कितना फायदा होगा। मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, अब हम पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो अगर ये मेरा ए वेक्टर है, इसको मैं फ्री वेक्टर मानता हूँ, तो ये भी मेरा ए वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर ये मैं बी वेक्टर मानता हूँ तो आप ये मान लोगे कि भाई इसी को उठा के हमने इधर मूव किया हुआ, ये भी बी वेक्टर है। तो ना बहुत सारी कैलकुलेशंस करने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, यूनिट वेक्टर और फ्री वेक्टर। तो एक बार और क्लियर करो चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉइस सारी होगी बेटा। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? यस सर। लक्ष्य बेटा आप एक बार रीज्वाइन करो मीटिंग को तो क्लियर हो जाए, तो ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ लिया, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ ली कि जीरो जीरो वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और फ्री वेक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड वेक्टर पे। ये डेफिनेशंस आपको ना जैसे एक दो बार पढ़ लेनी है तो क्या होगा, आपको क्वेश्चंस करने में ना तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये जल्दी जल्दी समझ आता रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड वेक्टर, अच्छा फिक्स वेक्टर नाम से ही समझ आ रहा है। अब इससे पहले फ्री वेक्टर था, फ्री वेक्टर को उठा के तुम कहीं पे भी ले ही जा सकते हो। फिक्स वेक्टर को क्या है, तुम कहीं पर लेकर नहीं जा, मतलब उसको मूव करोगे तो उसके साथ साथ आपको सिस्टम भी मूव करना पड़ेगा जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सिस्टम है। तो इसकी डेफिनेशन होती है वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, वेक्टर हुज इनिशियल वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज डिफाइंड बोल देते हैं इसको, क्योंकि हमने इससे पहले नॉट डिफाइंड लिखा था।
इज फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, तो फिक्स्ड वेक्टर को हम मूव नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमारे पास ओरिजिन हो गई, तो उसके रिस्पेक्ट में फिक्स्ड वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो फिक्स होंगे, तो वो चेंज नहीं हो सकते। अब जैसे मान लो मैंने बोला ए वेक्टर है 1 2 3, ठीक है, और बी वेक्टर मैंने बोल दिया 3 7 -1, ऐसा कुछ बोल दिया, तो ये ए बी वेक्टर बन गया। अब ये फिक्स वेक्टर है, क्यों? क्योंकि आपने ए भी फिक्स कर रखा है, बी भी फिक्स कर रखा है, तो ये कहीं पर भी अगर आप इसको मूव करने की कोशिश करोगे तो मूव होगा ही नहीं। अगर ये मूव होगा तो सिस्टम पूरा मूव हो जाएगा, ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ए बी वेक्टर किसके बराबर आएगा? इसमें से इसको माइनस करो, 2i कैप प्लस 7 - 2 5j कैप -4k कैप, समझ गए? तो फिक्स्ड वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट डिफाइंड हो, मतलब फिक्स्ड हो, डिफाइंड और ब्रैकेट में फिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल था ये तो। 6 पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है इसको। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स को पैरेलल कब बोलेंगे? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। टू वेक्टर्स, अब चाहे वो फ्री हो चाहे फिक्स्ड हो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल if they can lie on two parallel lines। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे कैन लाई ऑन टू पैरेलल लाइंस। सिंपल सा बात है। अब इसमें ना फिक्स्ड और उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, फिक्स्ड और फ्री में। अगर फ्री वेक्टर है, अब जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, ध्यान से देखना, ये मान लो ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब ये जब स्मॉल से लिखते हैं तो ये फ्री होते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ, तो इसको मूव करके मान लो मैं यहाँ पर ले आया। अब ये दोनों पैरेलल लाइन पे लाई कर गए, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों अगर पैरेलल लाइन पे लाई कर गए हैं तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, समझ आ गया? अब फिक्स वेक्टर के केस में क्या होगा कि जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है हमारी, एक हमारी ये पैरेलल लाइन है और एक हमारी ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर अब मैंने दो वेक्टर बना दिए, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। तो ए से बी जाते हैं तो हम बोलते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है। सी से डी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सी डी वेक्टर। तो जो ए बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों, अब ये इसको मूव नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं होगा कि सी डी मूव करके, जैसे ये बी वेक्टर तो ये तो मूव करके कहीं पे भी जा सकता है, ए वेक्टर भी मूव करके कहीं पे भी जा सकता है क्योंकि वो फ्री वेक्टर है। इस केस में ए बी और सी डी को मूव नहीं करेंगे, बट स्टिल दीज टू वेक्टर्स आर कमिंग ऑन पैरेलल लाइंस, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि भाई ए बी वेक्टर जो है वो सी डी वेक्टर के पैरेलल है। समझ आ गया पैरेलल वेक्टर कैसे डिसाइड करना है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब जैसे अब इसके बाद वाली डेफिनेशन है कोलिनियर वेक्टर, तो ये जैसे ये दोनों फ्री वेक्टर हैं तो ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, बट ये दोनों कोलिनियर नहीं होंगे। जैसे ए बी और सी डी जो है ये कोलिनियर नहीं हो पाएंगे। कोलिनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक लाइन के ऊपर आना पड़ता है ना। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they lie on the if they lie on the same line। तो अगर सेम लाइन पे आ जाएंगे तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर दो वेक्टर सेम लाइन पे आ जाएंगे तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल भी वही है, जैसे मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल फ्री वेक्टर्स हैं। तो इस केस में ये दोनों फ्री वेक्टर्स हैं। तो अगर ये फ्री वेक्टर्स हैं तो हमारे को दिक्कत है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो अब ये दोनों एक लाइन पर आ गए, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, अब फिक्स वेक्टर की बात करते हैं। मान लो ये दो लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक मैंने ले लिया ए बी वेक्टर, एक ले लिया मैंने पी क्यू वेक्टर, ठीक है।
तो अब ये क्योंकि फिक्स वेक्टर हैं तो इनको आप मूव नहीं कर पाओगे, तो इसमें हमें बोलना पड़ेगा कि ए बी वेक्टर कॉमा पी क्यू वेक्टर आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। बट पैरेलल। ठीक है, दोनों केसेस में अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, दोनों केसेस में चाहे वो पैरेलल हो चाहे कोलिनियर हो, हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर कैन बी रिटन एज के बी वेक्टर वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा पी क्यू वेक्टर वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पैरेलल और कोलिनियर के लिए ये रिलेशन काफी वर्क करता है, प्रॉब्लम्स में बहुत यूज होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, तो हमें क्या करना होगा, उसको लैम्डा सी तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। लैम्डा ऐसा भी तो हो सकता है 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, √2 हो जाए, √3 हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम है ही। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, ठीक है, या पैरेलल हैं, तो हम हमेशा ये लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर, या जैसे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा पी क्यू वेक्टर। ये बात समझ आ गई? एक दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो एक को दूसरे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब जैसे मान लो मैंने बोला ये मेरे पास एक सी वेक्टर है और ये मेरे पास डी वेक्टर है, ठीक है, तो आप सी को डी में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मतलब एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ और वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, अकेले सी से डी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। मतलब अकेले सी से आप डी नहीं बना सकते, तो अकेले सी से डी कैसे बनेगा? या तो सी में सी को, जब अकेले सी को यूज करना है तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो सी को किसी टर्म से। जैसे मान लो आपने 2c वेक्टर कर दिया, इसका क्या मतलब हो गया, तो भी मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। तो मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो किस डायरेक्शन में जाओगे? जब आपने मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो आप इस डायरेक्शन में आ जाओगे, ये 2c वेक्टर हो गया। तो डी वेक्टर तो किसी भी हालत में बन ही नहीं सकता, डायरेक्शन ही अलग है। समझ गए? तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है, और वो रिलेशन है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर या ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर वे के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बात समझ आई सबको जो मैं बोल रहा हूँ? ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में अभी ये यूज होगा। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल हैं तो हम ये बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। यहां तक क्लियर हो गया? ऑल क्लियर करो एक बार। सबको ऑल क्लियर है? एक बार ऑल क्लियर कर दो यहाँ पे। चलो ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, एक सिंपल सी चीज बताना आप, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा लिखा आपको, फॉर एग्जाम्पल लैम्डा प्लस 1 ए वेक्टर इज इक्वल टू के माइनस 2 बी वेक्टर, ठीक है, एंड ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर जब मैं कह रहा हूँ अंडरस्टूड है, वो पैरेलल भी नहीं हो सकते ना, मतलब दो लाइन पर, अगर दो लाइन मतलब एक लाइन में नहीं आ सकते तो वो पैरेलल भी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ फ्री वेक्टर ही है वैसे। देन यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ लैम्डा प्लस 1 ए वेक्टर इज इक्वल टू के माइनस 2 बी वेक्टर एंड ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा?
अबे बताओ भाई यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा? लैम्डा प्लस वन ए वेक्टर इज इक्वल टू के माइनस टू बी वेक्टर अगर आ जाता है एंड ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा? वही तो बोला है कि वो तो क्वेश्चन में दे दिया ना, ए एंड बी पैरेलल नहीं है, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? याद देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक कंक्लूजन तो इन मैग्नीट्यूड विल बी सेम। अरे भाई कैसा है भाई तू? नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप गलत सोच रहे हो। हाँ अब ये वैभव सही बोल रहे हैं। देखो, जब हमने बोला अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अब एक चीज तो ये हो सकती है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। देखो अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं अभी, जैसे जो तन्मय का डाउट है, अगर मैं कभी भी ये लिख देता हूँ ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इसका मतलब है इक्वल वेक्टर्स, वो भी मैं आगे ही बताने वाला था। ये ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी दोनों की बराबर होगी। दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनकी डायरेक्शन बराबर हो। तो ये तो अंडरस्टूड है, ये चीज कहने वाली नहीं है कि लैम्डा प्लस वन ए वेक्टर इज इक्वल टू के माइनस टू बी वेक्टर अगर है तो ये अंडरस्टूड है, इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, इनकी डायरेक्शन भी बराबर होगी। बट अब दिक्कत क्या हुई, इसकी डायरेक्शन बराबर है ही नहीं, उसने बोल दिया कि नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर होंगे तो ही तो डायरेक्शन बराबर होगी। जब उसने बोल दिया कि नॉन कोलिनियर है मतलब इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। आप ऐसे सोचो, वही वाली बात है कि भाई ए वेक्टर और ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है तो नॉन कोलिनियर हो गए। अब ए वेक्टर को बी वेक्टर में हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई लैम्डा प्लस वन ए वेक्टर इज इक्वल टू के माइनस टू बी वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूँ, अब ये एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तो इस टर्म को भी जीरो, ए और बी तो है ही फिक्स, ए और बी में तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, तभी ये इक्वेट होके जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर बनेंगे। और ये इक्वेट हो ही नहीं सकते क्योंकि भाई ए वेक्टर की अलग डायरेक्शन है, बी वेक्टर की अलग डायरेक्शन है, ए से आप बी को भी हासिल कर ही नहीं सकते। तो यहां से ये कंक्लूजन आ जाएगा कि भाई लैम्डा को माइनस वन होना पड़ेगा एंड के को टू होना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं समझ आई? अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो ये दोनों बराबर तभी होंगे जब दोनों साइड इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि वैसे बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही अलग अलग है। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो ये पेंगुइन बना दो। अरे भाई समझ आया नहीं समझ आया बताओ एक बार चैट बॉक्स में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों को समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये सॉरी पॉइंट हो गया सेवेंथ पॉइंट। अब आते हैं एट्थ पॉइंट पे। एट्थ पॉइंट है हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा, अब जो को इनिशियल है उसका उसका एक और नाम होता है कोटरमिनियस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कोटरमिनियस और को इनिशियल का मतलब है कि भाई एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आगे जाके ना हम पैरेललोपाइपेड और टेट्राहेड्रन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज होगा। तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे ये वाले वेक्टर हो गए। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मान लो पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन तीनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर या कोटरमिनियस वेक्टर्स।
तो जैसे मतलब बस यही है कि वो एक फिगर बना देंगे ना, इनको अगर आप फ्री वेक्टर की तरह मूव करके इनको आप क्या कर सकते हो, एक फिगर सी बना सकते हो ऐसे, ये 3D फिगर सी बन जाएगी। जैसे ये मैंने एक पैरेललोपाइपेड सा बना दिया है यहाँ पे, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो कोइनिशियल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, टू और मोर वेक्टर्स are said to be co-initial if they have same starting point. Two or more vectors are said to be co-initial if they have same starting point. ठीक है, 9 आते हैं, अब समझ आ गया, बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तीन, दो, तीन, चार, पांच वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको को-इनिशियल भी बोला जाता है और कोटर्मिनियस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं इक्वल वेक्टर्स पर। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, दो वेक्टर को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and same direction। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो ये मैंने लिख दिया इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये दोनों वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों इक्वल नहीं हो सकते, इसमें तो आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड भी देख सकते हो, आप कंपोनेंट भी देख सकते हो। ये जो होता है ना आई, ये जैसे 2 3 6 इसको बोला जाता है, ये जो 2 3 6 वैल्यूज हैं इसको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो 2 3 6 को हम बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो अगर आप दो वेक्टर्स को इक्वेट कर रहे हो और उनके कंपोनेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, तो अगर तीनों कंपोनेंट बराबर हैं तभी ये दोनों वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। बाकी अगर दो वेक्टर आपके पास ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इस केस में ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, ये भी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर हम किसको बोलते हैं, नाम से समझ आ रहा है, एक प्लेन में जो आ रहे हो, है ना। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर if they lie on the same plane। Two or more vectors are said to be coplanar if they lie on the same plane। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई कोप्लेनर कब बोलेंगे, अब जैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आपके पास कॉपी का सरफेस है, रफ कॉपी आपके पास, आप उस पर अपनी 4 फिंगर्स रख दो। अब ये जो चारों फिंगर्स हैं ये एक ही प्लेन में आ जाएंगी ना। आप ऐसे सोच सकते हो कि चारों फिंगर्स आपकी एक ही प्लेन पे आ रही हैं, तो ये जो चारों वेक्टर्स हैं, ये चार फिंगर्स जो हैं हमारी, वो मान लो चार वेक्टर्स हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमने चार वेक्टर्स बनाए और ये चारों मतलब मेरे इसके, ये जो है डिवाइस इसके सरफेस पे हैं, तो अगर इसके सरफेस में है तो चारों एक ही प्लेन में तो आ रहे हैं। 2D सरफेस कहने का मतलब है कोई भी एक सरफेस ले लो जो एक प्लेन हो, तो जैसे एक प्लेन है, ठीक है, तो इस चारों वेक्टर इसी सरफेस पे आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये एक ही प्लेन पे आ जाते हैं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये चारों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। पाई वन, प्लेन को ना पाई से डिनोट किया जाता है, उसको प्लेन वन बोल रहे हैं।
ठीक है। अब जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, दो फ्री वेक्टर है मेरे पास, ये ए वेक्टर है और ये से बी वेक्टर है। अब क्योंकि फ्री वेक्टर है आप इन दोनों को मूव करा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे, क्वेश्चन इज वेदर दीज टू आर कोप्लेनर और नॉट। तो जो दो फ्री वेक्टर हैं वो हमेशा ही कोप्लेनर हो जाते हैं। कैसे, आप इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो, ए वेक्टर और मान लो ये बी वेक्टर है, ये ऐसे आपने इंटरसेक्ट करा दिया, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करता है, मान लो ऐसे है, ठीक है। तो अब आप ऐसे करो, मान लो दो फिंगर्स हैं हमारी जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो फ्री वेक्टर है हमारे, आप पैरेलल में सोच सकते हो क्योंकि इसमें ना आपको डायग्राम से भी कई कई बार सोचना पड़ेगा। तो जैसे दो वेक्टर हैं, मान लो दो फिंगर्स हैं हमारी, ठीक है, उनके बीच में जॉइंट है, जो जॉइंट है वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये दो वेक्टर से आप प्लेन पास करा सकते हो, हमेशा एक प्लेन पास हो जाएगा। अब देखो इन दोनों से एक प्लेन पास करा सकते हो आप बहुत इजीली। वो प्लेन कैसा होगा, ऐसा वाला, एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों वेक्टर से इन दोनों वेक्टर्स को फुली कंटेन कर लेगा। फुली कंटेन करने का मतलब है कि ये जो दोनों फिंगर्स हैं वो उस प्लेन के अंदर पूरी आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आधी अधूरी आई, ठीक है। तो ये भी कोप्लेनर है कि नहीं है, ये दो फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दे आर कोप्लेनर, ठीक है। जैसे ये हमारे कोप्लेनर थे ये चारों वेक्टर्स, ठीक है। अब तीन वेक्टर में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब देखना एक बार, मान लो मेरे पास ए वेक्टर यहाँ पर है और बी वेक्टर हमारा यहाँ पर है, ये दोनों इस टैबलेट के सरफेस के ऊपर है, ठीक है। और आपने क्या किया, एक सी वेक्टर बना दिया आउट ऑफ द प्लेन, वो आउट ऑफ द प्लेन है ऐसे, ठीक है। तो मान लो वो इस सरफेस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो अब देखने पे तो समझ आ रहा होगा ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। तो जैसे दो वेक्टर और भी तो आपके प्लेन में है और सी वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो आप जैसे ऐसा मान लो कि दो वेक्टर आपकी फिंगर्स हो गए और एक थंब को आप एकदम अपर डायरेक्शन में ले जाओ, तो अब ये तीनों एक प्लेन पे नहीं आ सकते। समझ आ रहा है सबको, दो वेक्टर तो आपके प्लेन पे आ गए, बट उन ये तीनों को अब क्या होगा ना, दो दो के पेयर बनाओगे तो कोप्लेनर हो जाएंगे। जैसे सी और ए का पेयर बनाओगे तो कोप्लेनर हो जाएगा, सी और बी का पेयर बनाओगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर हो जाएगा, बट तीनों का जो है आप वो कोप्लेनर नहीं बना पाओगे। सिमिलरली अगर मैं जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मान लेता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और मेरा जेड एक्सिस ऐसे आउट ऑफ द प्लेन आएगा, ठीक है। ये हमारा जेड एक्सिस आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, तो ये आपस में सब परपेंडिकुलर है। तो अब आपको ये बताइए आई क्रॉस जे के वेक्टर देता है, ठीक है। तो अब ये तीनों कोप्लेनर नहीं है। अगर आप एक्स वाई एक प्लेन पर लेकर आओगे तो एक्स वाई तो एक प्लेन पर आ जाएगा बट जेड नहीं आ पाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का, ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपको चीज ध्यान रखनी है कि टू पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर एंड टू इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, तो हमें ये कोप्लेनर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि दो पैरेलल वेक्टर जो हैं वो भी हमेशा कोप्लेनर होते हैं, दो इंटरसेक्टिंग वेक्टर जो होते हैं वो भी हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको ये। देखो दो पैरेलल वेक्टर भी आप ऐसे कर सकते हो कि अपने दोनों हैंड की दो फिंगर्स को आप आमने सामने रख दो, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गए, पैरेलल बनाओ उनको। अब उनमें से एक स्ट्रेट प्लेन पास कर जाएगा, तो पैरेलल वेक्टर कहीं पर भी ले जाओ आप उसको, कहीं पे भी घुमा लो दो पैरेलल फिंगर्स को, तो उनमें से हमेशा एक प्लेन पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो हमने अब ये डेफिनेशंस पढ़ ली, जो इसकी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन है, जो भी पॉसिबल डेफिनेशंस है हमने पढ़ ली हैं। बाकी अगर कोई एक आधी रह जाएगी वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायंगल लॉ। इन डेफिनेशन का यूज कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई ये बताओ कोप्लेनर वेक्टर क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा आएगा कि आगे चल के ऐसा आएगा 3D में, देखो वो दो वेक्टर दे देगा, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, वो दो वेक्टर दे देगा और बोलेगा इस प्लेन की इक्वेशन निकालो, तो आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमें वो पता होना चाहिए ना, वो जब बात कर रहा है क्वेश्चन में तो किस चीज की बात कर रहा है। अब मान लो उसने बोला कोई इनिशियल वेक्टर्स हैं और उसमें क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट निकालना है। अब बच्चे को यही ना पता को इनिशियल क्या है, तो फिर उसके लिए गड़बड़ होगी, इसीलिए हमने ये सब डेफिनेशंस पढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल लॉ।
बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि भाई मेरे पास तीन वेक्टर हैं, जैसे हमने बोला ए वेक्टर ये बोल दिया, ये हमने बी वेक्टर बोल दिया, ठीक है, और इस पॉइंट से लेके मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सी वेक्टर से। ठीक है, तो इसका जो एरो है वो मैं उल्टा बना रहा हूं। तो अगर इसी वेक्टर को उठा के मैं रिवर्स कर देता हूं, मान लो इसी को उठा के मैंने रिवर्स कर दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस सी वेक्टर। समझ आ गया? ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर था, इसी का रिवर्स कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद बता दूं अभी, अभी रुको एक मिनट, पहले ये मैं बता दूं, ये ए बी सी है ना, तो अगर जैसे मान लो ये ए बी और सी वेक्टर है, तो अब सी वेक्टर क्या है आपका, दो वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक से एक जोड़ रहा है, ठीक है, बट जो सी वेक्टर है वो उल्टा जा रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप यहां से चले तो यहां से यहां तक ए वेक्टर हो गया, यहां से यहां तक बी वेक्टर हो गया, फिर यहां से यहां तक माइनस सी वेक्टर हो गया, तो तीनों का सम जो आ गया वो कितना आ गया, जीरो आ गया, तो यहां से पता चल जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आपका ट्राइंगल लॉ है। तो याद रखने के लिए आपको ऐसे ध्यान में रखना है, मान लो एक वेक्टर है, इसका यहाँ पर हेड है और यहाँ पर इसकी टेल है, ठीक है, तो फिर दूसरा वेक्टर है, हेड के बाद दूसरे वेक्टर का टेल आया, ठीक है, मतलब टेल आ गया ना, ये उसका बैक साइड है और ये उसका फ्रंट साइड है, तो ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो दो अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में आप ऐड करते हो, तो जो इसका हेड होगा वो ही थर्ड वेक्टर के हेड से मैच करेगा, तो सी वेक्टर जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो सी वेक्टर है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो कॉमन सेंस भी है कि भाई यहां से आप यहां पहुंचे हो, तो इन दोनों का सम यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट ही तो देगा, तो ए प्लस बी आपका सी के बराबर आएगा। ठीक है, ट्राइंगल लॉ सबको क्लियर है? ऑल क्लियर करो एक बार, अगर ट्राइंगल लॉ में कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर डेरिवेशन नहीं समझ आओ या और कोई चीज समझ नहीं आई हो। हाँ, अब कैफ जो तुम पूछ रहे हो उसका मतलब ये है कि आपको ना कोई एक वेक्टर पहले चाहिए। अब मान लो जैसे ये एक वेक्टर है हमारे पास, जो कैफ का डाउट है इससे रिलेटेड है वो ना, कोप्लेनैरिटी से, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसने पूछा कि मान लो एक फ्री वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर अब उसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहने का अब मान लो उसी प्लेन में भी हो सकता है ना, अब ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो जैसे ये दो वेक्टर हैं कि मेरे टैबलेट के सरफेस पे आ रहे हैं, तो ये दोनों तो कोप्लेनर हैं। अब आपने ऐसा बना दिया कि भाई आउट ऑफ द प्लेन बनाया, मतलब ये ऐसा बना दिया एक जो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, तो ए बी और सी जो होंगे ये अब नॉन कोप्लेनर होंगे। बट अगर आपने मान लो ऐसे ही बना दिया कि दोनों एक ही प्लेन में बना दिए, तब तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे। अब आप मान लो कि आप बोल रहे हो कि सर ये जो है ये तो टैबलेट के सरफेस पे आ रहा है और ये जो है ये बाहर को जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है टैबलेट की सरफेस पे, ये वाला वेक्टर बाहर जा रहा है, बट ये दोनों वेक्टर फिर कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों से तो एक प्लेन पास कर सकता है ना। हमें ये थोड़ी देखना है कि वो टैबलेट के सरफेस से पास कर रहा है, हमें ये देखना है कि कोई भी एक प्लेन इन दोनों से पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर कोई भी एक प्लेन इन दोनों वेक्टर से पास कर सकता है तो ये कोप्लेनर बन जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है हर्ष जिसने रिज्वाइन किया है, बाकी बाकी बच्चों को ये क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया, ठीक है सर। ठीक है, ओके, चलो ये ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम लॉ। कोप्लेनर का बस इतना मतलब था कि भाई अगर दो तीन चार पांच कितने वेक्टर दिए हो वो सब एक प्लेन पे तुम लाई करा सकते हो कि नहीं लाई करा सकते हो, अगर वो एक प्लेन पे लाई कर गए तो वो कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं। पैरेललोग्राम लॉ भी बहुत सिंपल है, इसमें क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है और उसके डायगोनल्स को हम निकालते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ ओनली, तो उसको पैरेललोग्राम लॉ का नाम दे देते हैं। ठीक है, देखना एक बार, तो जैसे मान लो मैंने बोला ये पैरेललोग्राम है मेरा, तो ये वाला जो वेक्टर है ये मेरा ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर मेरा बी वेक्टर है, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ ये भी मेरा ए वेक्टर होगा, ये भी मेरा बी वेक्टर होगा,
इतना तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो आप सोच के बताओ थोड़ा सा कि ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये इसका डायगोनल 1 आ गया ना, तो इसको D1 वेक्टर बोल देते हैं। तो आपका जो डायगोनल 1 वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी तो होगा, ये ट्राइंगल अभी यही तो कह रहा है। ऐसे सोचो a प्लस बी माइनस D1 इक्वल टू 0 होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे और इसी पॉइंट पर आ जाओगे। तो D1 वेक्टर आपका किसके बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। समझ आ गया होगा, ट्राइंगल लॉ से बहुत इजीली है। दूसरी डायरेक्शन से भी देख सकते हो, देखो ये b हो गया ये a हो गया, तो इसकी डायरेक्शन उल्टी करी हुई है आपने, तो जो d वेक्टर होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब सेम ही पैरेललोग्राम मैं दोबारा से बना रहा हूँ। मान लो ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये फिर इस डायरेक्शन में ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब मैं दूसरा डायगोनल निकालना चाह रहा हूँ, मतलब मैं अब ये वाला डायगोनल निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको मान लेते हैं D2 वेक्टर। तो आप ऐसा बोल सकते हो ए वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। देखो इसमें ये ऐड होगा तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो D2 वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दोगे तो माइनस D2 वेक्टर a माइनस बी के बराबर हो जाएगा। गैर काट दियो ना, तू पढ़ दो भैया, मान जा पेन कॉपी लेना, तू मान जा। देखो ये जो a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, तो अगर मैंने ये डायरेक्शन D2 बनाई है तो a प्लस D2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। तो जो आपका D2 वेक्टर है वो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, b वेक्टर माइनस a वेक्टर के बराबर आ रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है पैरेललोग्राम में एक डायगोनल जो होता है वो a प्लस बी होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और दूसरा डायगोनल a वेक्टर माइनस b वेक्टर होता है, या b वेक्टर माइनस a वेक्टर बोल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन। समझ आ गया सबको ये। तो एक डायगोनल उसकी साइड का सम होता है और एक डायगोनल उसकी साइड का डिफरेंस होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको समझते हैं अब। तो ये भी बहुत सिंपल है बेटा, अपना माइक ऑफ करें सब लोग। तो ये जैसे ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी के बराबर आएगा। जानते हैं सब लोग ये तो, अभी भी हमने डिस्कस किया। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती थी, दो साइड का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होता है। तो इस साइड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड ए होगा, इस साइड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड बी होगा। तो दो साइड का सम हमेशा थर्ड से बड़ा है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं, ये मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ये ऐसा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर हो गया हमारे पास से, मान लो अब मेरे को वो a माइनस बी वाली कंडीशन बनानी है, तो इसको हम मान लेते हैं b वेक्टर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी हो जाएगा, तो ये वाला वेक्टर आपके पास a माइनस बी हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऐसा आ जाएगा, मॉड a प्लस मॉड b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। दो साइड का सम हमेशा थर्ड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी को आगे पीछे करके आप ये भी बना सकते हो, दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होगा, दो साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा होगा। तो इसी को उधर ले जाओगे मॉड लगा के, तो ऐसा आ जाएगा दो साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा है। हमने यहाँ पे इक्वालिटी इसीलिए ले ली क्योंकि वैसे ट्राइंगल में इनइक्वालिटी होती है, इक्वालिटी नहीं होती। इक्वालिटी हम इसलिए ले रहे हैं कि मान लो कोलिनियर वेक्टर्स आ जाएं, जैसे ए और बी अगर एक ही लाइन में आ जाएंगे तो वो इक्वालिटी आ जाएगी, या कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर अगर आप कंसिडर करते हो तो भी आपके पास इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक एक दो पॉइंट और मैं बताता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में उसका अगर यूज आएगा तो आप यूज कर लोगे। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच इज डिस्टेंस फार्मूला। वो 3D वाला फॉर्मूला अब हमें लिखना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल है वो भी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, मान लो मेरे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो a1 a2 a3, और इसके कोऑर्डिनेट है b1 b2 b3। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ ए बी का डिस्टेंस निकालना है, उसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ए बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर बनेगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर विच इज b1 माइनस a1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो b2 माइनस a2 का होल स्क्वायर,
प्लस b3 माइनस a3 का होल स्क्वायर। तो ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है, बड़े सिंपल सा है। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एपी वेक्टर विल गिव द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। उसमें भी आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ए को मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल ए वेक्टर से, बी को डिनोट कर रहे हैं स्मॉल बी वेक्टर से, और एक पॉइंट पी है जो इसको एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, इसमें मेरे को लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये डिराइव भी हो जाते हैं जैसे हम 2D में करते थे, सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो इसको हम पी को पी वेक्टर लिख लेते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम प्लस एन पी वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ऐसे एक्सटर्नल का भी लग सकता है जैसे मैंने इंटरनल का लिख दिया है। अगर आप इसको x1 y1 z1 वाले फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो जो p के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ जाएंगे ऐसे, एम बी वन प्लस एन ए वन अपॉन एम प्लस एन, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। एम बी टू प्लस एन ए टू अपॉन एम प्लस एन, एम बी थ्री प्लस एन ए थ्री अपॉन एम प्लस एन। तो ये बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक ऑल क्लियर करो एक बार। पैरेललोग्राम वाले में बेटा ऐसा था कि जैसे ये एक वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका डायगोनल क्या बनेगा? अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ा है ना आपने, दिस प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू डी वन वेक्टर। तो जो डी वन वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा? ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। इस वाले में देखो कैसा होगा, ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर किसके बराबर आएगा? इस वेक्टर के बराबर आएगा ना। ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड कर रहे हो आप, तो इसमें ये ऐड करोगे तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ में ऐड हुए तो इस यहाँ से लेकर यहाँ वाली पोजीशन पे आ गए आप, तो ये वाला वेक्टर मिलेगा आपको। तो अब इसमें देखो, a प्लस डी टू वैक्टर किसके बराबर आएगा? बी वेक्टर। तो डी टू वैक्टर आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था पैरेललोग्राम वाले में कि एक डायगोनल आपका a प्लस बी आता है और एक डायगोनल आपका b माइनस ए आएगा या a माइनस बी आएगा। ठीक है, तो दोनों डायगोनल हमारे को पता चल जाते हैं। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया अपने को। अब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सब लोग अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस। अब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। if a vector comma b vector comma c vector are three vectors of which every pair is non-collinear। इसका क्या मतलब है? कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। एंड a plus b is collinear with c vector comma b plus c is collinear with a vector, then find a plus b plus c equals to, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। करो एक बार ट्राई करो इसको, देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
एक बार क्वेश्चन लिख लो। ठीक है वैभव। और देखो भाई, कपिल चौहान, आदित्य भारद्वाज, करण सिंह, रागिनी अग्रवाल, मनीष, इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो यस लिखो चैट बॉक्स में। कपिल चौहान, आदित्य भारद्वाज, करण सिंह, रागिनी और मनीष। देखो इसमें क्या है, अब करते हैं इस क्वेश्चन में। इसने बोला हुआ है a प्लस बी इज कोलिनियर विद c, तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू से k1 c वैक्टर। समझ आ गया? क्योंकि भाई कोलिनियर है तो आपने पढ़ा हुआ है अभी कि a प्लस बी को हम क्या बोल सकते हैं, k1 c वैक्टर बोल सकते हैं। सिमिलरली b प्लस c इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं k2 a वैक्टर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों को जैसे ऐसा कर सकते हो कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कुछ ऐड करके फिर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर बना ली, उससे वेक्टर इक्वल हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो दोनों से करके देखते हैं। तो मेथड 1 क्या है मेरे पास, इजी सा है। देखो a प्लस बी प्लस सी, मैंने अब c ऐड कर दिया पहली वाली क्वेश्चन में, तो बन जाएगा k1 प्लस 1 c वेक्टर। ठीक है, दूसरी वाले में a ऐड कर दिया तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू k2 प्लस 1 a वेक्टर। ठीक है, अब आपकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई। इसका क्या मतलब है, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल ही तो है, और ये इसके बराबर है, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर भी इक्वल होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि k1 प्लस 1 c वेक्टर इज इक्वल टू k2 प्लस 1 a वेक्टर। अब उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई ABC आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, इसका क्या मतलब है, ये दोनों तो भाई इक्वेट हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा। तो k1 प्लस 1 को भी जीरो होना पड़ेगा एंड k2 प्लस 1 को भी जीरो होना पड़ेगा। तो वहां से आ जाएगा k1 इज -1। ठीक है, k1 इज -1 एंड k2 इज -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। k1 भी -1 होगा एंड k2 भी -1 होगा। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें क्या निकालना था, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। k1 अगर -1 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे को ये क्लियर हो गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी वैक्टर जो है इसका आंसर 0 होगा। समझ आ गया होगा, सिंपल था। ये तो मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 में क्या है, मेरे पास एक कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू k1c। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है b प्लस सी इज इक्वल टू k2a। अब आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, बी बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, a वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू k1c माइनस k2a। अब इसको इधर उधर कर दो तो आ जाएगा k2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू k1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ c वेक्टर।
वही ए और सी नॉन कोलिनियर है, तो यहाँ से भी क्या क्लियर हो जाएगा, यहाँ से भी वही आ जाएगा, k1 इज -1 एंड k2 इज -1। तो a प्लस बी प्लस सी इससे भी क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, प्रॉब्लम 1 हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 2 पे। प्रॉब्लम 2 में वो कह रहा है शो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other. Show that diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है जी, इस पे आते हैं अब देखो इसको कैसे करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। तो ये पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी। एनसीईआरटी टाइप की प्रॉब्लम है ये, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। अगर कैलकुलेशन लेंदी हो रही होती है तो हम ए वेक्टर को ओरिजिन भी मान सकते हैं इसमें, ठीक है, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी डी मेरे पास जैसे 4 पॉइंट है, मुझे ये प्रूव करना है कि इसके ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, सिमिलरली ये इसके पैरेलल और इक्वल है। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई डी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर है। डी सी वेक्टर देखो, डी से सी की डायरेक्शन में जाओगे, वो ए से बी की डायरेक्शन में जाओगे, तो दोनों वेक्टर बराबर भी हैं और इक्वल भी हैं। मतलब बराबर और इक्वल करने का मतलब पैरेलल भी हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बोल सकते हैं जी, ठीक है। इसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कि भाई सी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस डी हो जाएगा। इसके बाद हम ये बोल सकते हैं ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अब ये एक बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। ये इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि देखना आप ध्यान से, ए और सी लाइन के ऊपर ए प्लस सी ऐड हो रहा है ना, तो ए और सी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो उसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो सुनो, ए और सी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:1 में। ऐसे बी और डी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो उसको किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी और बी डी जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहीं पर तो पोजीशन वेक्टर सेम होगा। ये वाला पोजीशन वेक्टर तो ये वेक्टर है, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, तो ये तो बीडी के साथ बराबर हो ही नहीं रहा, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट ओ आएगा, ये वाले जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो वेक्टर के आएंगे। समझ आ रहा है कैसे, वो की जगह कुछ और लिख लेते हैं, जो नल वेक्टर ना मानने लग जाओ आप, तो इसको पी मान लेते हैं, तो ये पी वेक्टर हो गया आपका। समझ आ रहा है कैसे, नहीं समझ आया तो बताओ। ए और सी के ऊपर एक पॉइंट है जो उसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, वो बेसिकली उसका मिड पॉइंट हो गया। वो जो मिड पॉइंट है वो बी और डी का भी मिड पॉइंट है, उन दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम हो गया ना। तो इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ जाएगा कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बी डी विच इज सेम एज पी। तो हम क्या बोलेंगे, पी डिवाइड्स ए सी, पी बाइसेक्ट्स ए सी एंड बी डी। तो इसका क्या मतलब हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। समझ आ गया। अगर अब ये क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है मनीष,
कपिल आप हो क्लास में? ठीक है चलो, तो ये क्लियर हो गया मेरे को लग रहा है सबको। तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं कल तो हम, कल हमारा कौन सा डे है, एक मिनट, कल हमारा फ्राइडे है। तो कल हम क्या करेंगे ना, जो सुबह वाला हमारा लेक्चर होगा, मैं कल का शेड्यूल बता देता हूँ आपको। हमने वेक्टर स्टार्ट कर दिया तो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हो गई हैं। अब इसके और आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। फ्राइडे को, अब जो कल है हमारा, उसमें आपको क्या करना है, आज इवनिंग तक मुझे अपने डाउट भेज देना। तो कल हम मॉर्निंग वाली क्लास में पहले डाउट लेंगे, ठीक है। अगर डाउट कम रहते हैं जल्दी से खत्म करके फिर हम आगे वेक्टर स्टार्ट कर देंगे, अगर डाउट कम रहते हैं। अगर डाउट ज्यादा रहते हैं तो पूरा दिन उसमें लग जाएगा, फिर कल की एक्स्ट्रा क्लास भी है। तो अगर वो रिक्वायर्ड होगी तो मैं आपसे क्लास में पूछ लूंगा कि अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो एक्स्ट्रा क्लास को नहीं रखेंगे। अगर किसी को डाउट पूछने होंगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर डाउट्स है ये सब। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा सबको कल का क्या शेड्यूल है। सैटरडे को आपका जो टेस्ट है उसमें मैंने आपको लिख दिया था ग्रुप में कि उसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 10 न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें इस बार किसी को कुछ आंसर वांसर सब्जेक्टिव अपलोड नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल का आंसर मान लो अगर 0.33 आ रहा है तो उसको 0.33 लिखना पड़ेगा, या आप उसको 0.3 भी लिख सकते हो। ठीक है, राउंड ऑफ अगर कर रहे हो तो जैसे मान लो 0.36 है तो उसको 0.4 लिख सकते हो आप राउंड ऑफ करके। बट अगर आंसर 0.36 ही आ रहा है तो उसको 0.4 नहीं करना है, उसको 0.36 ही लिख देना है। ठीक है, तो 2 डेसिमल तक लिखना है आपको। अब मान लो आपके पास 0.378 आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो आप। ठीक है, अब आंसर 2 आ रहा है तो 2 लिखो, या 2.0 लिखो, या 2.00 लिखो, ये तीनों सही होते हैं। मैथ्स में ये तीनों सही होंगे, बाकी टीचर्स आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में वो ऑप्शन कर देता हूँ कि ये तीनों को वो सेम कंसिडर करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको, कल का शेड्यूल क्लियर है। अपने मॉड्यूल को करो कम से कम आपका एरिया और डीई है, तो एरिया और डीई के मॉड्यूल को जितना भी आप कर सकते हो एक्सरसाइज 1 2 3 करो। एरिया के साथ मैंने डाउट ऑलरेडी ले लिए हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या चैट में लिख देना जो भी आपके डाउट है, वो हम कल स्टार्टिंग में मॉर्निंग वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। अब जय हनुमान जी करके एग्जिट करें सब लोग।